नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ रोज की तरह हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। आज गोवर्धन पूजा है। माना जाता है कि गोवर्धन पूजा से सौभाग्य का वरदान मिलता है। ऐसे में आज पूरे धूमधाम के साथ गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो यही है, गोवर्धन पूजा में सौभाग्य समृद्धि का आशीर्वाद। आपको बता दें कि आज देश भर में गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, परिक्रमा हो रही है, कहीं गायों का श्रृंगार हो रहा है, कहीं अन्नकूट का भोग सजाया जा रहा है। देश भर में आज भक्ति और आस्था का अनोखा नजारा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और गोवर्धन पर्वत के आसपास सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। चारों तरफ फूलों की महक, दीपों की रौनक है। फिजा में गीत संगीत भजन कीर्तन गूंज रहे हैं। गोवर्धन महाराज की जय जयकार से पूरा ब्रजमंडल भक्ति रस में सराबोर है। गोवर्धन के पर्व पर कृष्ण मंदिरों की रौनक देखने लायक है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को भी फूलों और लाइट से भव्य तौर पर सजाया गया। मंदिर परिसर में एक भव्य गोवर्धन की आकृति तैयार की गई और उनकी पूजा हुई। गोवर्धन आप देख सकते हैं, प्रतीकात्मक तौर पर गोवर्धन पर्वत यहाँ पर बनाया गया है भगवत पुराण में। और साथ ही आपको हम बता दें कि विष्णु सहस्त्र नाम में भी गोवर्धन पूजा को लेकर कई पौराणिक कथाएं जो हैं वो कही गई हैं, बताया गया है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया था ताकि प्रकृति और पशुओं का सम्मान हो सके। अक्षरधाम मंदिर में गोवर्धन पर्व पर सजावट मोर थीम पर की गई, जिसका उद्देश्य एकता का संदेश देना है। आपको बता दें, हर साल अक्षरधाम में गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रंगोली बनाई जाती है और हर बार जो रंगोली बनती है उसका एक थीम होता है। इस बार मोर थीम रखा गया है। लगभग कितने बड़े एरिया में इस रंगोली को बनाया गया? जी हाँ, ये 20 बाई 20 फीट के बहुत ही बड़े एरिया में ये मयूर आकृति बनाई गई है। गोवर्धन पर्व का उत्साह बच्चों में भी नजर आ रहा है। सत्संग दीक्षा स्वामी नारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः। गोवर्धन से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद जब श्री कृष्ण 7 दिनों तक भूखे रहे तो ब्रजवासियों ने उनका आभार व्यक्त करने के लिए 56 तरह के व्यंजन अर्पित किए थे। तब से गोवर्धन पर्व पर हर साल श्री कृष्ण को 56 से ज्यादा तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं। 1232 प्रकार के व्यंजन भगवान को भोग के तौर पर यहाँ लगाए गए हैं। खास करके आप देख सकते हैं, चूंकि द्वापर युग से शुरू हुई जो परंपरा शुरू हुई द्वापर युग में, वो आज कलयुग में भी निभाई जा रही है। जब ये प्रसाद भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसके बाद होता है थाल गायन, है ना। तो थाल गायन ये होता है कि क्या भोग लगाया गया और उसके बाद मुख शुद्धि, यानी कि लास्ट में जब आप माउथ फ्रेशनर खाते हैं उस तक का जिक्र थाल गायन में आता है। अरे घेर आवजो छोगला धारी, मारे घेर आवजो छोगला धारी। लाडू जलेबी ने सेव सुवाड़ी हूँ तो भाव करी लावी सुखारी। मारे घेर आवजो छोगला धारी, मारे घेर आवजो छोगला धारी। सनातन धर्म में त्योहारों में प्रकृति की पूजा की परंपरा रही है। गोवर्धन पूजा में भी इसका संदेश छिपा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई थी और गोवर्धन पूजा के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में गोवर्धन पूजा की। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर गौ सेवा की। कई जगहों पर गोवर्धन पूजा का त्योहार अन्नकूट के नाम से भी प्रचलित है। अन्नकूट पर्व में भगवान को नए अनाज के पकवान से भोग लगाए जाने की परंपरा है और भगवान के निमित्त 56 भोग बनाए जाते हैं। अन्नकूट में आप देखिए, सकड़ी में जैसे कढ़ी, चावल, दाल, सब्जी, हलवा, मठरी, मोहनथाल सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है कि ठाकुर जी पर जो श्रम पड़ा है वो अधिक से अधिक संख्या में ठाकुर जी को भोग लगाया जाए।
मान्यता है कि अन्नकूट का उत्सव मनाने से मनुष्य को लंबी आयु और आरोग्य का वरदान मिलता है। ये त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन नए अनाज के उपयोग की शुरुआत भगवान को भोग लगाकर की जाती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और दिल्ली से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आमतौर पर भगवान के प्रसाद में फलों या फिर अन्नों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लिए चलेंगे जहां प्रसाद में नोट बंटते हैं और इस नोट वाले प्रसाद को लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो आज की दूसरी गुड न्यूज है वो है एक मंदिर जहां प्रसाद में बंटते हैं नोट। जी हाँ, रुपए बंटते हैं वहां पर। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में पिछले 40 सालों से एक मंदिर में भक्तों को रुपए वाला प्रसाद मिलता है। इस अनूठी प्रथा को निभाया जाता है शहर के शमशान भूमि परिसर स्थित काली माता मंदिर में, जहां मंदिर में काली माता को लावा और मिठाई के साथ रुपयों का भी भोग लगाया जाता है। उसके बाद इसी प्रसाद को भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां काली के इस प्रसाद में मिला पैसा घर, दुकान या तिजोरी में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और बरकत होती है। ऐसे में इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी के मुताबिक रुपयों के प्रसाद से आर्थिक चक्र गतिशील रहता है और समाज की उन्नति होती है। ऐसे में इस परंपरा में सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एक गहरा सामाजिक और आर्थिक संदेश भी छुपा है। माता जी की कृपा मेहरबानी से आज दीपावली का पर्व चालू है, शुभ दीपावली चालू है और दीपावली के हर साल 40 साल पहले हम लोगों ने बरकत की 100 लोगों से शुरुआत किए थे। आज माता महाकाली के आशीर्वाद से अनगिनत 25 से 30 हजार भक्त लोग आते हैं बरकत के लिए और अमरावती पुरते तक नहीं, यूपी, एमपी, बिहार के सब लोग आ रहे हैं। औरंगाबाद, संभाजी नगर, जालना, बुल्डाना सभी शहर से आ रहे हैं, ग्रामीण विभाग से सब भक्त लोग आ रहे हैं और बरकत लेके जा रहे हैं। इस बरकत का महत्व यह है, जो बरकत लेके जा रहे हैं यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, सभी को बरकत मिलती है। तो ये बरकत जब अपने भक्त लोग दुकानों में रखते हैं गल्ले में और उसके बाद में दुकान के गल्ले में घर की तिजोरी में जब बरकत रखते हैं तो माता महाकाली के आशीर्वाद से यह बरकत से उनका बरकत ही बरकत रहती है और उनके काम में बहुत प्रगति मिलती है। और अब आपको यूपी के बुंदेलखंड लेकर चलते हैं, जहां दिवाली के बाद एक ऐसी अनूठी परंपरा निभाई जाती है जिसे मोनिया नृत्य या फिर दीवारी नृत्य कहते हैं। माना जाता है कि दीवारी नृत्य की प्रथा द्वापर युग से ही और इस परंपरा को बुंदेलखंड के लोग आज भी तब से अब तक निभाते आ रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो है दिवाली के बाद द्वापर युग के दीवारी नृत्य की धूम। जी हाँ, आपको बता दें, यहाँ मान्यता है कि दीवारी नृत्य भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का प्रतीक है। ऐसे में बुंदेलखंड के इलाके में पारंपरिक मोनिया नृत्य में भारी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। इसमें कलाकार घर घर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस नृत्य की विशेषता है कि इसमें पुरुष कलाकार खास वेश धारण करते हैं। अलग तरह से सज के ये कलाकार मोर के पंख लगाकर और हाथ में डंडा लेकर नृत्य करते हैं, जो दर्शकों को खूब आकर्षित करता है। घास की झाड़ू और मोरपंख प्रतीक प्रकृति और गाय बैलों के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। ये नृत्य बुंदेलखंड की सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। मान्यता है कि ये नृत्य द्वापर युग से चली आ रही है और आज भी लोग पूरे उल्लास के साथ, उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं। ताकि हमारे बुजुर्गों ने बताया है और जैसा वेदों का बखान है, इसमें यह परंपरा भगवान कन्हैया के द्वारा गोपिकाओं के साथ में यह नृत्य किया गया था और जब से द्वापर युग से यह प्रचलित है और हम इसे समस्त बुंदेलखंड में मनाते हैं। इसे मोनिया का नाम दिया गया है और इसमें एक व्रत धारण किया जाता है। घर से जहां भी जाते हैं मोनिया लेकर के, वहां से मौन व्रत रखा जाता है और वह मौन व्रत वहीं पे खुलता है। दीपोत्सव के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसी ऐतिहासिक प्रथाएं हैं जिन्हें सैकड़ों सालों से लगातार निभाया जा रहा है। ऐसे अनोखे रिवाज जो आज के समय में आपको अजीबोगरीब लग सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी शिद्दत के साथ अलग अलग इलाकों में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो हमारी चौथी गुड न्यूज़ है वो है उत्सवों की अनोखी प्रथा पत्थरों पटाखों से
युद्ध। जी हाँ, इंदौर में एक जगह खास पटाखों से युद्ध लड़ा जाता है, तो शिमला में भगवान की भक्ति और आशीर्वाद पाने के लिए एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात की जाती है। हमारा विशाल देश अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मान्यताएं और आस्था है। ऐसे में दीपोत्सव के दौरान कई जगहों पर अनूठी प्रथाओं के जरिए उत्सव के उल्लास को दोगुना किया जाता है। ये खास परंपराएं आपको अजीबोगरीब लग सकती हैं, लेकिन इसे सदियों से बदस्तूर निभाया जा रहा है, वो भी पूरे उल्लास और उमंग के साथ। ये 4 तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन इनमें आस्था और उत्साह एक जैसा ही है। इंदौर में दिवाली के बाद विशेष तरह के पटाखों से होता है अनोखा युद्ध, जिसे हिंगोट युद्ध कहा जाता है। इसमें 2 टोलियां एक दूसरे पर पटाखे फेंक कर आक्रमण करती हैं, तो वहीं शिमला में एक ऐसा अनोखा मेला लगता है जिसमें लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। ये दोनों ही त्योहार पुलिस की मौजूदगी में संपन्न होते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में गोवर्धन पूजा पर पाड़ों की लड़ाई होती है, तो वहीं गुजरात के खेड़ा में अन्नकूट प्रसाद की लूट होती है। और इन सभी अनोखे आयोजनों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। जो जाली लगी है उसके पीछे हमारा पुलिस बल रहेगा। उसके पीछे इंदौर शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर गौतमपुरा इलाके में दीपावली के अगले दिन धोक पड़वा की शाम को हजारों लोग हिंगोट युद्ध करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ तुर्रा और कलंगी नाम के 2 दलों के बीच हिंगोट युद्ध की अति प्राचीन परंपरा निभाई जाती है। हिंगोट युद्ध मालवा अंचल की एक प्राचीन लोक परंपरा है, जिसमें दोनों दलों के योद्धा पारंपरिक पोशाक पहनकर जलती हुई हिंगोटों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। ये युद्ध प्रतीकात्मक होता है और इसे वीरता, साहस और आस्था का संगम माना गया है। सूर्यास्त के बाद शुरू हुए युद्ध ने रात तक रोमांच का माहौल बनाए रखा। गौतमपुरा में दीपावली के अगले दिन धोक पड़वा के दिन हिंगोट युद्ध होता है। यह कई 100 साल पुरानी परंपरा है। इसमें गौतमपुरा की एक टीम रुंजी की, कलंगी और तुर्रा 2 टीमें हैं जो आपस में युद्ध करती है। एक फल हिंगोट का रहता है जिसके अंदर बारूद भरते हैं और वो रॉकेट की तरह जाता है। जैसे पहले युद्ध होते थे और जिस तरह तीर चलते थे वैसे हिंगोट चलता है। शिमला के धामी में भी एक अनोखी प्रथा का पालन किया जाता है। यहाँ एक अनोखा मेला लगता है जहाँ लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और ये पत्थरों की बरसात तब तक जारी रहती है जब तक किसी को चोट न लगे। ये परंपरा भी सदियों पुरानी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा भी लेते हैं। ये बहुत अच्छा है जी, जो काफी समय तक चला है और आपने देखा कि हर सैकड़ों वर्ष से चला आ रहा है ये, और हर वर्ष की भांति कोई अपने माता की कृपा से कोई हताहत नहीं हुआ, कोई गंभीर चोट नहीं लगी। देखो हर साल आप लोग भी आते हैं, कई 20-25 साल से मैं भी करवा रहा हूँ। उसके बाद पहले हमारे बुजुर्ग करवा रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि इस बार भी बड़े सुरक्षित तरीके से। उधर गुजरात के खेड़ा जिले में प्रसिद्ध डाकोर तीर्थ स्थल पर अन्नकूट को धूमधाम से मनाया गया। यहाँ भगवान रणछोड़ राय जी को चढ़ाए गए अन्नकूट के लूट की परंपरा है। ये धार्मिक परंपरा सदियों से चली आ रही है। दिवाली के बाद भगवान रणछोड़ राय जी को विशेष अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस बार 3000 किलो अन्नकूट भगवान रणछोड़ राय जी को अर्पित किया गया। खास बात ये कि इस उत्सव से एक बेहद अनोखी परंपरा जुड़ी है। भगवान को अन्नकूट का भोग चढ़ाने के बाद भक्त इसे लूटते हैं और भक्तों के बीच भगवान की कृपा पाने की अनोखी होड़ मचती है। गोवर्धन पूजा का दिन भक्ति, आस्था और परंपरा का दिन है, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इस दिन की रौनक कुछ अलग ही होती है। यहाँ मनाया जाता है एक अनोखा उत्सव, जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ होती है पाड़ों की लड़ाई। पाड़े यानी भैंस, ये एक ऐसी परंपरा है जो बीते 100 वर्षों से आज भी यहाँ निभाई जाती है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि आस्था, शौर्य और लोक विश्वास का संगम है, जिसमें लोग पूरे भक्तिभाव के साथ हिस्सा लेते हैं, जिससे ये आयोजन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
दिल्ली में इस बार छठ महापर्व को दिवाली की तरह से भव्य अंदाज में मनाने की तैयारी चल रही है। खास बात यह है कि इस बार श्रद्धालु यमुना में खड़े होकर सूर्यदेव का अर्घ्य दे सकेंगे। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 5वीं गुड न्यूज है। दिल्ली में छठ घाटों पर युद्ध स्तर पर तैयारियां। जी हां, दिल्ली सरकार इस बार दिल्ली में छठ के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम कर रही है। दिल्ली में न केवल 17 मॉडल घाट तैयार किए गए हैं, बल्कि उन घाटों पर सफाई, सुविधा और सुरक्षा के लिए मंत्री और विधायकों को निगरानी के लिए लगाया गया है। दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां तेज हो गई हैं। यमुना नदी में खड़े होकर श्रद्धालु सूर्यदेव को अर्घ्य दे सके, इसके लिए छठ घाटों को सजाने और संवारने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली सरकार का एक बड़ा प्रशासनिक अमला छठ घाटों पर तैयारी में जुटा हुआ है और इस काम की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही हैं। यमुना के घाट पर हम खड़े हैं। यह हाथी घाट है आईटीओ के पास और यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी चालू है। यमुना पीछे एकदम साफ आपको नजर आ रही है और यहीं पर तैयारी भी चल रही है। जगह जगह पे जेसीबी लगे हुए हैं। जो यहाँ पे मिट्टी है उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है ताकि जब तक छठ का पर्व आए तो यहाँ पे पूरी तैयारी की जा सके। देखिए जगह जगह पर ये मशीनें लगी हैं, जेसीबी भी आपको नजर आ रही है। इसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। जो घाट, जो यमुना का घाट है, उस पर कोशिश है कि एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जा सके कि हजारों महिलाएं एक ही बार के अंदर यहाँ पे अर्घ दे सके। सीएम रेखा गुप्ता आज प्रेमबाड़ी पुल सिंगलपुर के किनारे छठ महापर्व के आयोजन को लेकर तैयारियों का मुआयना करने पहुंची। यहाँ उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सभी सुविधाओं का ख्याल रखने का निर्देश दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बार छठ महापर्व को दिल्ली में दिवाली जैसी भव्यता के साथ मनाने का ऐलान किया है। दिल्ली में जगह जगह स्वागत द्वार तैयार किए जा रहे हैं। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा का इंतजाम किया जा रहा है। इस बार यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। इन घाटों पर दिल्ली सरकार की तरफ से खास इंतजाम किए जाएंगे। पूरी दिल्ली में करीब 1500 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। घाटों पर साफ सफाई का खास इंतजाम होगा। मंत्री, विधायक इसकी निगरानी करेंगे। आज से पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह दिल्ली में छठ मनाई जा रही है, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो 26 तारीख तक चलेगी। 27 और 28 की दिल्ली में और देश में छठ है। छठ जो इस बार दिल्ली में त्योहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे। हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली सरकार के मंत्री भी घाटों की साफ सफाई और इंतजामों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग जगह की है। एक तरफ दिल्ली के आईटीओ घाट पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना नदी के सुर घाट पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। सिरसा ने घाट की खुद सफाई की, तो वहीं कपिल मिश्रा तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते नजर आए। ये सफाई अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, न खाली यमुना जी के किनारे, बल्कि जहाँ जहाँ भी छठ पूजा के इंतज़ाम किया गया है, भव्य इंतज़ाम किया गया है। माननीय रेखा गुप्ता जी खुद उसका निरीक्षण कर रही हैं, खुद मॉनिटरिंग भी कर रही हैं और सब जगह पे बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतज़ाम किया गया है। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर भी छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्रद्धालुओं को इस बार नदी की सतह पर किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं मिले, इसके लिए खास तैयारी की गई है। बार की एक्वेटिक लाइफ के लिए वाटर की जो क्वालिटी है डाउन स्ट्रीम जो है आफ्टर डिफॉर्मर बहुत अच्छा है और फ्रोथ फॉर्मेशन आपने पिछले साल भी उसको कवर किया होगा और पिछले साल के कंपैरिजन में भी आपने देखा होगा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है।
इस बार दिल्ली वाले यमुना नदी में ही सूर्य देव को अर्घ्य दे सके, इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। घाटों पर साफ सफाई और बाकी व्यवस्था का काम तेजी से जारी है ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा कर सके। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ सुशांत पैरा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। श्रद्धा और आस्था से भरी इस यात्रा का आज एक अध्याय संपन्न हो गया। गंगोत्री धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं कल केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है समापन की ओर पवित्र चारधाम यात्रा। आज गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। वहीं भैया दूज के दिन यानी कि 23 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल विश्राम के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आखिरी दौर में चारधाम यात्रा। आज बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। कल बंद होंगे यमुनोत्री और केदार के कपाट। बर्फ की हल्की परतों और ठंडी हवाओं के बीच गंगोत्री धाम मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा। कपाट बंद होने से पहले मंदिर परिसर में दीपोत्सव और विशेष पूजा अर्चना की गई और मां गंगा की प्रतिमा को रथ में सजाकर पारंपरिक शोभा यात्रा के साथ मुखबा गांव के लिए रवाना किया गया, जहां सर्दियों के दौरान उनकी पूजा अर्चना होगी। मंदिरों को फूलों, झालरों और दीपों से भव्य तौर पर सजाया गया है और संपूर्ण धाम भक्ति और उल्लास में सराबोर नजर आया। इस साल गंगोत्री की यात्रा 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के शुभ दिन से शुरू हुई थी, जिसका आज धूमधाम से समापन किया गया। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट कल यानी 23 अक्टूबर को भैया दूज के दिन दोपहर 12:30 पर बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति को पारंपरिक विधि विधान के साथ खरसाली गांव में लाया जाएगा, जहां शीतकाल के दौरान श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन पूजन कर सकेंगे। सरकारी आंकड़ों को देखें तो इस साल की यात्रा में कुल 14,02,128 तीर्थयात्री उत्तरकाशी जिले में स्थित इन दोनों धाम में पहुंचे। इनमें से 7,57,762 श्रद्धालु गंगोत्री धाम और 6,44,366 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे। चारधाम यात्रा का ये पूरा सफर भक्ति, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर रहा। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने मां गंगा और मां यमुना के शीतकाल प्रवास स्थलों मुखवा और खरसाली गांवों में दर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के साथ कल केदारनाथ धाम के भी कपाट बंद होंगे। हर साल केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के दिन बंद होते हैं। कल भैया दूज है, यानी कल 23 अक्टूबर की सुबह 8:30 पर भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ज्योतिर्लिंगम मुदित मनसा नौमि केदारनाथम। आशुतोष भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट कल सुबह 8:30 बजे बंद हो जाएंगे और प्रातःकाल यहाँ से चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। इसके बाद ये डोली भक्तों की जय जयकार के बीच ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी, जहां अगले 6 महीनों तक भगवान शिव की पूजा अर्चना होगी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में धर्मनगरी चित्रकूट में दिवाली के बाद एक अनोखा मेला लगा है। ये मेला है गधों का। इस ऐतिहासिक मेले में बड़ी संख्या में गधों का कारोबार करने के लिए कारोबारी पहुंचते हैं। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है। सदियों पुरानी परंपरा चित्रकूट में गधों का मेला। जी हाँ, देखिए चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे एक मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में गधों की खरीद फरोख्त के लिए ये मेला लगाया जाता है। इस मेले में
देश विदेश के गधा कारोबारी गधों को खरीदने और बेचने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। ये मेला देश के बड़े पशु मेलों में शुमार किया जाता है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग गधों को खरीदने के लिए आते हैं। व्यापारी गधों की नस्ल, ताकत और चाल देखकर बोली लगाते हैं और अच्छी नस्ल के गधों की कीमत लाखों में पहुंच जाती है। मेले में बिकने वाले गधों का इस्तेमाल निर्माण कार्यों और ईंट भट्टों में माल ढोने के लिए किया जाता है। इस मेले का अपना समृद्ध इतिहास रहा है। माना जाता है कि ये मेला औरंगजेब के शासनकाल में लगना शुरू हुआ था और अब करीब 350 साल बीत जाने के बाद भी ये मेला बदस्तूर जारी है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।